हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमर सर ने गाड़ी सक्सेना मेंशन की तरफ घुमा दी थी। मैं भी सबसे मिलने के लिए मरी जा रही थी। जैसे ही सर ने गाड़ी घर के सामने रोकी, मैं तुरंत गाड़ी से उतरकर अंदर भाग गई। सर ने पीछे से आवाज लगाकर उनके लिए वेट करने को कहा भी, मगर मैंने उनको इग्नोर कर दिया। घर में घुसते ही मेरी नज़र सबसे पहले सामने सोफे पर बैठे पापा पर पड़ी, जो इस वक्त मेरे ससुर जी मिस्टर सक्सेना से बातें कर रहे थे। मुझे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। कंफर्म करने के लिए मैंने अपने हाथों पर एक बार चिकोटी काटी और खुद ही डर से उछल गई। आउच! मेरी आवाज सुनकर उन दोनों ने ही चौंक कर अपनी नजरें मेरी तरफ घुमा दी। पापा, आप वापस कब आए? आपको पता भी है मैंने आपको कितना मिस किया। कहते हुए मैं जाकर सीधे उनके गले से लग गई। मिस यू टू अन्नू, कहते हुए उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। तब तक अमर सर भी आ गए थे। पापा को वहां देखकर उन्हें भी हैरानी हुई, मगर झट से एक आदर्श दामाद होने का परिचय देते हुए वो तुरंत उनके पैर छूने को झुक गए। मगर पापा ने तुरंत खड़े होते हुए उनको गले से लगा लिया। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखते हुए उनसे पूछा, मेरी प्रिंसेस ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? ये सवाल सुनकर अमर सर ने एक तिरछी नज़र मुझ पर डाली और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उनको मुस्कुराते देखकर मैंने चिढ़कर कहा, व्हाट, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? फिर मैंने तुरंत पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ कितना परेशान करते हैं ये मुझे। तनु कमरे में आते हुए एक्साइटेड होकर बोली, हाँ अनाया, प्लीज बताओ ना, मेरा बेबी ब्रो कैसे परेशान करता है तुम्हें? उसकी बात सुनकर वहां बैठी मिसेस सक्सेना, सेजल और समर को भी हंसी आ गई। पहले तो मुझे उसकी बात समझ में ही नहीं आई, मगर फिर समझ में आते ही एम्बेरसमेंट से पूरा चेहरा लाल हो गया। ये तनु भी ना किसी की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। शुरू में मुझे लगा था कि वो सर के सामने मुझे सपोर्ट करती है, मगर अब मेरी समझ में अच्छे से आ गया था कि उसे बस कोई भी बलि का बकरा चाहिए होता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद उसके ट्विन बेबी ब्रो हो या कोई और। मैंने हिचकिचाते हुए अमर सर की तरफ देखा। उन्होंने अपने हाथ बांधते हुए मुझे एक बड़ी सी स्माइल दे दी और बोले, प्लीज गो अहेड। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। समर आगे आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए, एक्सक्यूज मी, कोई मेरे प्रिंसेस को परेशान नहीं करेगा, ओके? डोंट वरी प्रिंसेस, आई एम हियर। थैंक यू समर, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, मगर तब तक सर के चेहरे से स्माइल गायब हो गई थी। शायद अभी भी उनको समर का मेरे साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था। हम सब एक साथ लंच के लिए बैठे। पापा अपने बिजनेस रिलेटेड बातें मिस्टर सक्सेना के साथ करने में वापस बिजी हो गए थे। एंड फॉर माई सरप्राइज, आज अमर सर भी उन दोनों की बातों में शामिल हो गए थे। ऑफ कोर्स, भूल कैसे गई मैं, आखिर अब वो HR प्रॉपर्टीज के CEO बन चुके हैं। खैर, इससे मेरी सेहत पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ना था, न पड़ा। वो तब भी उतने ही बोरिंग थे जब मेरे टीचर हुआ करते थे, और अब जब वो पूरा दिन बिजनेस रिलेटेड चीजों के साथ बिजी रहेंगे तब भी उतने ही बोरिंग रहेंगे। मैंने खाने पर कंसंट्रेट करना बेहतर समझा। तनु खाना खाते हुए, सेजल तुमने बताया नहीं, तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? सेजल थोड़ा हिचकिचाते हुए, मैंने सोचा था फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके अपने ही कंपनी में बतौर ड्रेस डिजाइन काम करूंगी, पर अब भाई कह रहे हैं मेरी आवाज अच्छी है तो मुझे उनके बैंड को ज्वाइन करना चाहिए। तनु ने एक नज़र समर की तरफ घुमाते हुए पूछा, रियली? समर, तो अपने बैंड के लिए कौन सा न्यू नाम सोचा है तुमने? समर हैरानी से, न्यू नेम किस लिए तनु? क्योंकि ऑफिशियली अब एक लड़की भी तुम्हारे टीम में शामिल होने जा रही है, तो लिटरली योर बैंड इज नो मोर बैंड ऑफ बॉयज। फ्रॉम नाउ इट शुड बी बैंड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आल्सो। समर तो तनु की बात सुनकर खाना खाना ही भूल गया। समर परेशान होते हुए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था तनु। सीरियस होते हुए, तो अब सोचना शुरू कर दो, अभी तक तो बस लड़कियां ही पागल थी बैंड ऑफ बॉयज के पीछे। बाद में सेजल को देखकर लड़के भी पागल हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर अब समर सच में उलझन में नजर आने लगा था। मैंने एक बार तनु की तरफ शक्की नजरों से देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी और चुपचाप खाने लगी। अब मुझे सब समझ आ रहा था। आज जब इसे कोई और परेशान करने को नहीं मिला तो उसने समर को अपने लपेटे में ले लिया था। वो उसे भी परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी।
समर तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस परेशान कर रही है तुम्हें। आई एम श्योर सबको ये चेंज पसंद ही आएगा। मैंने समर का हाथ पकड़ते हुए कहा। सेजल परेशानी से, हाँ भाई आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मैं वैसे भी फैशन डिजाइनर ही बनना चाहती हूँ। मेरी आवाज सुनकर कहीं आपके फैंस डरकर भाग ही न जाएं। तनु खाना खाते हुए, वाह क्या दोस्ती है, मतलब समर और अनाया की। हर सिचुएशन में दोनों ही एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हो। फिर जरा ऊंची आवाज में अमर सर की तरफ देखते हुए, और कुछ लोग हैं कि उनको खाने की मेज पर भी बिजनेस न्यूज चलानी है। तनु की आवाज सुनते ही अमर सर के कान खड़े हो गए। उन्होंने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। हम सबको ही अब इतनी हंसी आ रही थी कि खाना खाया ही नहीं जा रहा था। अमर, कैसी हो सेजल? आई एम श्योर अब तक यहाँ सबके साथ एडजस्ट कर लिया होगा तुमने। सेजल खुश होते हुए, जी भाई, और आपको पता है नेक्स्ट वीक मैं बैंड ऑफ बॉयज के साथ नेपाल ट्रिप पर भी जा रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है समर भाई के साथ। ये गलत बात है समर, तुम तो मुझे लेकर जाने वाले थे ना इस ट्रिप पर। मैंने मुंह लटकाते हुए कहा। समर, अरे प्रिंसेस, मैं तो खुद ही तुम्हें साथ ले जाना चाहता था, मगर तुमने कभी जाने के लिए हाँ ही कब कहा। मैं तो अभी भी तुम्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हूँ। और वो बाकी तीनों, करण, अभी और राहुल, तो अभी भी जिद किए बैठे हैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए। सच्ची? मैंने खाना छोड़कर एक्साइटेड होते हुए पूछा। ओके मैं जाऊंगी। और अब तो तुम हमारे फैमिली मेंबर भी हो, आई एम श्योर पापा मना नहीं करेंगे, है ना पापा? मैंने बड़ी उम्मीद से पापा की तरफ देखते हुए पूछा, मगर उनके कुछ बोलने से पहले ही अमर सर ने सख्ती से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दे दिया। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ट्रैवलिंग की, स्पेशली इस हालत में तो तुम्हें कहीं जाने की परमिशन नहीं दूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मेरा मन हो रहा था प्लेट में पड़ा सब खाना उठाकर उनके मुंह में ठूंस दूं। मैं पूछ रही थी ना पापा से, मगर नहीं, इस जल्लाद को तो हर जगह अपना मुंह खोलना होता है। मगर तभी मॉम की बात से हम दोनों ही जैसे आसमान से धड़ाम से नीचे आ गिरे। मिसेस सक्सेना हैरानी से हम दोनों को देखते हुए, इस हालत में मतलब? तो क्या अनाया प्रेग्नेंट है? उनकी बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद सारे लोगों के हाथ से एक साथ चम्मच छूटकर गिर पड़ा। सब मुंह खोले और आंखें फाड़े हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमने कोई क्राइम कर डाला हो। मेरा तो मन हो रहा था अभी के अभी फर्श खोदकर उसके अंदर अपना मुंह छुपा लूं। मैरिड कपल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से तो अभी निपटना बाकी ही था। मिस्टर सक्सेना थोड़ी सख्त आवाज में, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राज तुम्हें पता है ना, उस मैरिड कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है जब तक अनाया 25 की नहीं हो जाती है तुम लोग कोई बेबी प्लान नहीं करोगे। फिर ये सब क्या है? तनु, हाँ राज, क्या है ये सब? तुम जानते हो ना अनाया अभी छोटी है। अरे वो खुद को नहीं संभाल सकती, बच्चा कैसे संभालेगी? समर अटकते हुए, प्रिंसेस तुम प्रेग्नेंट हो? मिस्टर पारेख मायूस होते हुए, अन्नू तुमने मुझसे भी इतनी बड़ी बात छुपाई। अमर झल्लाते हुए, अरे हमें कोई कुछ बोलने का मौका भी देगा? हम दोनों के बीच अभी ऐसा कोई सीन नहीं है और मैं खुद अपने लिमिट्स जानता हूँ। सो प्लीज मेहरबानी करके हमें ऐसे देखना बंद कीजिए आप लोग। अनाया प्रेग्नेंट नहीं है। मेरी तो एकदम से आवाज ही बंद हो गई थी। मिसेस सक्सेना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? अमर, क्योंकि उसे चोट लगी है और मैं नहीं चाहता वो ऐसी हालत में ट्रेवल करे। क्या, कहाँ, कब, कैसे? सबने एक साथ सवालों की बौछार कर दी और मैंने अपना सिर पीट लिया। क्या जरूरत थी इनको अपना मुंह खोलने की? मैंने फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहन रखी थी, इसलिए अब तक किसी को इस बात का पता ही नहीं चला था। मगर अब अमर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। डॉक्टर ने कहा है जख्म बहुत जल्दी भर जाएगा। पापा ने मेरे पास आकर मेरे हाथों को देखते हुए कहा, ये क्या है अन्नू बेटा? कल तुम मुझे अपना ध्यान रखने को कह रही थी और आज खुद ही इतनी लापरवाही। मुझे हमेशा लगता था मैं तुम्हें कभी अपना ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, मगर फिर भी तुमने खुद को हमेशा अच्छी तरह संभाला। मैं ये भी जानता हूँ राज हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें कभी मेरी कमी भी महसूस नहीं होने देगा। बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता और आप वर्ल्ड्स बेस्ट पापा हैं। मेरे पास ना होकर भी तो आपने हमेशा मेरी फिक्र की है एंड आई प्रॉमिस आगे से मैं हमेशा अपना ध्यान रखूंगी। मगर प्लीज आप ये सब मत कहिए। कहते हुए मैं पापा के गले लग गई। माहौल को थोड़ा ज्यादा सीरियस होते देखकर तनु ने अपना गला साफ करते हुए कहा, बाय द वे आई हैव ए ब्रिलियंट आइडिया। क्यों ना हम सब एक साथ दार्जिलिंग घूमने चलें? समर को भी नेपाल ट्रिप के लिए जाना है तो वो और सेजल उधर से ही नेपाल चले जाएंगे। घर बैठे बैठे एकदम से बोर हो गई हूँ मैं। तो
और फिर इसी बहाने न्यूली मैरिड कपल का एक मिनी हनीमून भी हो जाएगा। कहते हुए तनु ने अपने दांत दिखा दिए। हनीमून, ये तनु क्यों आज हमारे पीछे पड़ी है? मैं सोच ही रही थी कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाऊं कि डैड ने भी तनु की बात पर अपनी मुहर लगा दी। मिस्टर सक्सेना खुश होते हुए, यार जेपी, बात तो ठीक है। हम तुम भी पूरा दिन बस काम में ही लगे रहते हैं। कितने दिनों से हमने साथ में वक्त नहीं बिताया और फिर अब तो मेरी कंपनी संभालने को मेरा बेटा भी तैयार हो गया है। भाई, मैं तो अब थोड़ा रिलैक्स के मूड में आ गया हूँ। मिस्टर पारेख, ठीक है, अगर सबने यही डिसाइड किया है तो फिर हम सब कल ही दार्जिलिंग चलेंगे। डाइनिंग टेबल पर ही सबके एक्साइटेड होकर डिसाइड करने लग गए कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है और क्या क्या साथ लेकर जाना है। हम सबने बाई रोड जाने का डिसाइड किया था, सो रात में ही निकलने की प्लानिंग कर सब लोग पैकिंग में लग गए। मैंने बस कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान रख लिया। जूली भी हमारे साथ जा पाती तो कितना मज़ा आता। वो तो शुक्र है कि अब समर भी हमारी फैमिली में शामिल था और हमारे साथ जा रहा था, वरना अमर सर के साथ तो कोई भी लड़की दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह पर जाकर भी बोर हो जाएगी। वैसे मैं इस दार्जिलिंग ट्रिप को हनीमून की नज़र से बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। ओके, इट्स जस्ट ए फैमिली ट्रिप। मगर राजीव सक्सेना हमारे साथ नहीं जा रहे थे। कोई हैरत नहीं अगर वो पापा के सामने आने से बच रहे हों। कुछ बातों का आप चाहकर भी नहीं भुला सकते। शाम के समय हम सब रेडी होकर निकले। पापा और मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना एक साथ एक गाड़ी में थे। दूसरी गाड़ी में तनु, सेजल और समर थे। मैं भी उनके साथ ही जाना चाहती थी, मगर मॉम डैड का ख्याल था कि मुझे और सर को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, सो उन्होंने हमें अलग गाड़ी में आने को कहा। मैं मन महसूस कर रह गई। यार, 15 घंटे इस आदमी के साथ अकेले में क्या करूंगी? क्या सोच सोच कर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। पूरे रास्ते में बस सोती रही और वो या तो बुक्स पढ़ते रहे या फिर ड्राइव करते रहे। कसम से क्या बोरिंग आदमी है ये। मतलब वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर बुक्स कौन पढ़ता है? अगली सुबह दार्जिलिंग में होटल में चेक इन करने के बाद मैंने चैन की सांस ली। एक लंबे वक्त के बाद शहर की भीड़ भाड़ से दूर इतनी सारी ग्रीनरी देखकर मूड एकदम से फ्रेश हो गया था। तैयार होकर जब मैं नीचे जाने लगी तो सर ने मुझे रोका। अनाया, तुम्हारे बैंडेज चेंज कर दवाई लगानी है, आओ यहाँ बैठो। दवा लगाने की बात सुनकर ही मेरी हालत खराब हो गई। वैसे भी ये तो पूरे जल्लाद बनकर ही मेरी ड्रेसिंग करेंगे, सो मुझे इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन समझ में आया वो ये था कि चुपचाप उनको इग्नोर कर नीचे की तरफ चली जाऊं, और मैंने वही किया। धीरे से रूम का डोर ओपन कर मैं तुरंत नीचे भाग गई। अमर हल्के गुस्से से, अनाया, बट मैंने रुकने की जरा सी भी जहमत नहीं उठाई। नीचे सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे हो चुके थे। तनु ऊपर की तरफ देखते हुए, ये राज कहाँ रह गया? वो बस आ ही रहे हैं, उनको रेडी होने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तुम्हें तो पता ही होगा, मैंने जल्दी से चेयर पर बैठते हुए कहा। तब तक पीछे से गुस्से में भरे हुए वो जल्लाद भी नीचे आ ही गया। अमर गुस्से में, ये क्या तरीका है अनाया? नीचे क्यों आ गई तुम? इसी वक्त वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। मैंने भी उसी टोन में बिना उनकी तरफ देखे जवाब दे दिया। तनु के मुंह से सीटी बज गई। तनु अपने दांत दिखाते हुए, क्या चल रहा है सुबह सुबह अमर? तनु को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अनाया तुम चल रही हो या नहीं? अमर झल्लाते हुए, ओके फाइन, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं तो यही सही। वेट व्हाट? मैंने घबराते हुए उनकी तरफ देखा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर ने सबके सामने ही मुझे चेयर से उठाते हुए अपनी गोद में उठा लिया। सब लोग हमें ही देख रहे थे। ये देखकर मेरी हालत और खराब हो रही थी। उस पर से तनु ने अपना कैमरा ऑन कर फटाफट हमारी तस्वीर भी क्लिक कर ली। तनु हंसते हुए, वाह भाई, मुझे नहीं पता था तुम अपने हनीमून के लिए इतने डिस्पैरेट हो रहे हो। अमर एक फेक स्माइल देते हुए, ऑफ कोर्स, और आप सबकी प्रॉब्लम्स क्या है? मैं जब अनाया से दूर रहता हूँ तो आप लोग हम दोनों को साथ रहने के लिए फोर्स करते हैं, और दूसरी तरफ अनाया भी प्रेगनेंसी की तरफ गलत फहमी होने पर भी मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया आप सबने? सो अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूँ और वही करने वाला हूँ जो मुझे ठीक लगेगा। कहते हुए वो मुझे हाथ में उठाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। पापा पापा हेल्प मी, जोर से चिल्लाई। पापा तुरंत मेरी तरफ बढ़े, मगर मिस्टर सक्सेना ने ना में सर हिलाते हुए उनको वहीं वापस बैठा लिया। मैंने उनको लगातार अपने हाथों से मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर मजाल है कि उनके चेहरे पर एक शिकन भी आई हो। अमर गुस्से में, अनाया, इस वक्त मेरे दोनों ही हाथ फ्री नहीं है, ऐसे में तुम्हारा मुंह बंद करने का बस एक ही तरीका मेरी समझ में आ रहा है, तो तुम चिल्लाना बंद कर रही हो या? कहते हुए उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं तुरंत घबराकर अपने मुंह पर उंगली रख ली। जिस तरीके से ये सबके सामने से मुझे उठाकर ले आए थे, उसके बाद मुझे उनके किसी भी बात को मजाक में लेना खतरनाक लग रहा था।
मुझे वापस रूम में लाने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे बेड पर बिठा दिया। अमर सख्ती से, हिलना मत यहाँ से। मुझे अब रोना आ रहा था, मगर मेरे कुछ सोचने से पहले वो एकदम से मेरे करीब आ गए। मेरी तो जैसे सांसें ही थम गई थी। मुझे लगा था वो नीचे सबके सामने जो कुछ भी बोलकर आए थे, वो सब बस गुस्से में था। मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मजाक नहीं कर रहे थे। सर सर, आप क्या कर रहे हैं? अमर मेरे होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए, क्या कह रही थे तुम? मैं बहुत बोरिंग लगता हूँ तुम्हें? लाइक सुपर अनरोमांटिक, कहते हुए वो मेरे इतने करीब आ गए थे कि शायद ही हमारे बीच 1 इंच का भी फासला बचा हो। घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे और दिल, वो तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़ धड़ करता धड़क रहा था। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने किसी तरह अटकते हुए कहा। अमर मेरे चेहरे पर हल्के से अपनी एक उंगली फिराते हुए, कहा भले न हो, मगर अपने बिहेवियर से जता तो देती हो। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था आज इनको हो क्या गया है। जब तक वो मेरे टीचर थे तब तक वो मुझसे दूर दूर रहते थे, मगर रेजिग्नेशन के बाद तो जैसे उनकी पूरी काया पलट हो गई थी। तभी वो इतनी आसानी से मेरे करीब आ गए थे। जैसे जैसे हमारे चेहरे के बीच फासला कम होता गया, मैंने घबराहट में कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मगर कुछ पलों तक जब सर ने कोई हरकत नहीं की तो मैं घबराते हुए धीरे से अपनी एक आंख खोली। सर फर्स्ट एड बॉक्स का सारा सामान समेट रहे थे। मैंने अचकचाते हुए अपने हाथ पर नजर डाली। वहां एक ब्रांड न्यू बैंडेज चमक रहा था। मतलब ये सब उन्होंने धोखे से मुझे दवाई लगाने के लिए किया था? मैंने चिढ़ते हुए उनको देखा। धोखेबाज, मुझे तो शुरू से ही पता था नीली आंखें वाले धोखेबाज होते हैं। अमर हंसते हुए, व्हाट, यस, ट्रू लाइन है ये। अब अगर आपका हो गया है तो मैं नीचे जाऊं, मुझे भूख लगी है। वैसे भी पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। मैंने बेचैनी से कहा। अमर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए खाना यहीं आ चुका है। क्या? मैं हैरानी से आंखें फाड़े उनके इस नए अवतार को देख रही थी। मगर आगे अभी और भी शौक बाकी थे। न केवल उन्होंने मेरी पसंद का ब्रेकफास्ट रूम में मंगवाया था, बल्कि खुद मुझे अपने हाथों से खिलाया भी। वैसे उनका ये नया रूप इतना बुरा भी नहीं था। ब्रेकफास्ट के बाद हम सब साथ में घूमने निकले, मगर मुझे थोड़ी चिढ़ भी हो रही थी क्योंकि वो एक पल के लिए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे। समर ने जब उनसे आकर कहा कि वो मुझे साथ लेकर पीस पगोड़ा जाना चाहता है, तब भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। नाइटिंगेल पार्क में मैंने और सर ने साथ में शिवजी की पूजा की। तनु हर मोमेंट को कैमरे में क्लिक करती जा रही थी और ट्राई ट्रेन में बैठने के बाद तो सारे बड़े भी जैसे बच्चे बन गए थे। मगर मैं बार बार नोटिस कर रही थी सर अभी समर को अवॉइड कर रहे थे। इन दोनों की गलत फहमी के बीच कहीं मैं गेहूं के बीच घुन की तरह न पिस जाऊं। सो अब मैं इन दोनों को किसी तरह साथ लाने का उपाय सोचने लगी और मुझे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। रिवर राफ्टिंग के बाद जाते टाइम बस दो दो की टीम बना ली। पापा और मिस्टर सक्सेना एक साथ हो गए, मिसेस सक्सेना और तनु एक टीम में, सेजल और समर एक साथ, और मैं और अमर सर एक साथ एक टीम में आ गए। मगर जब वो मुझे लेकर बोट में जाने लगे तो मैं तेजी से आगे बढ़कर सेजल के साथ हो ली। उन्होंने अचकचाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं सेजल के साथ हूँ, मैंने तुरंत बोट में बैठते हुए कहा। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवा उसके कि वो और समर एक साथ एक बोट पर चले जाएं। समर भी ये देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, मगर मुझे यकीन था वो सब संभाल लेगा। मैंने उन दोनों को एक बोट पर कर तो दिया था, मगर अब पानी का बहाव देखकर मुझे टेंशन हो रही थी। रिवर राफ्टिंग तो दूर की बात है, मैं इससे पहले कभी नाव पर नहीं बैठी थी। सेजल ने मुझे परेशान देखकर कहा, अरे अभी आप परेशान मत हो। हिमाचल में अपने बोर्डिंग स्कूल्स के दौरान मैंने बहुत रिवर राफ्टिंग की है। आप आराम से बैठो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ये सुनकर मेरा डर कुछ कम हुआ। मैंने सर की बोट की तरफ देखा। दोनों ही एकदम चुपचाप से बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन हो एक साथ इलेक्शन के लिए अपना नाम सबमिट करने आए हुए हो। ये देखकर मैंने अपना सिर पीट लिया। ये दोनों अगर ऐसे चुपचाप बैठे रहे तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मैं बेचैनी से उनकी तरफ देख रही थी कि उनकी बोट अचानक हिचकोले खाते हुए एक छोटे से पत्थर से टकरा गई। समर थोड़ा सा लड़खड़ाया, मगर झट से सर ने उसे संभाल लिया। समर एक स्माइल देते हुए, हे थैंक्स ब्रो। अमर, नो नीड टू थैंक्स। समर हिचकिचाते हुए, मैं आपसे पहले ही बात करना चाह रहा था। आई एम सॉरी फॉर ऑल माई रूड बिहेवियर। मुझे पहले पता होता कि अनाया आपकी वाइफ है तो मैं कभी आपसे ऐसे बिहेव नहीं करता। अमर मुस्कुराते हुए, इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसे यही गलतफहमी होती, सो फॉरगेट एवरीथिंग। और फिर मैंने भी तो उतनी रूडली बिहेव किया तुम्हारे साथ। समर ने उसे और कुछ भी बोलने का मौका न देते हुए तुरंत गले से लगा लिया।
मैंने जब ये नज़ारा देखा तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे वो दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे, मगर अपने पास्ट बिहेवियर की वजह से एक दूसरे का सामना करने से कतरा रहे थे। मैंने तो बस उनको साथ लाने का काम किया था। मिस्टर सक्सेना जरा ऊंची आवाज में सबको सुनाते हुए, यार जेपी, इन बच्चों की एनर्जी तो लगता है अभी से खत्म हो गई है। जरा देखो तो सही। सबसे आगे हम दोनों सीनियर सिटीजन की बोट है। उनकी बात सुनकर हम सबका ध्यान इस तरफ गया। वो दोनों सच में बहुत आगे निकल गए थे। समर जोश में आते हुए, अंकल आपने यंगिस्तान को ललकारा है, अब तो रेस हो ही जाए। उसके बाद तो सब जैसे जोश में आ गए। पापा हालांकि बहुत आगे थे, मगर जल्दी सर की बोट उनके करीब पहुंच गई। मैं और सेजल भी ज्यादा पीछे नहीं थे, मगर सबसे पहले पापा और मिस्टर सक्सेना वाली बोट ही किनारे जाकर लगी। उनको एंजॉय करते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वरना बचपन से लेकर आज तक उनको बस काम काम और काम ही करते देखा था मैंने। ये ट्रिप सबके लिए एकदम से यादगार होने वाली थी। सबसे लास्ट में तनु और मिसेस सक्सेना की बोट आई। उसे वैसे भी बोटिंग या लास्ट आने से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस पीछे से सबको शूट करने में बिजी थी। रात के टाइम पापा और मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना ने होटल में रुकना डिसाइड किया, मगर हम सब या यूं कहें अमर सर को छोड़कर बाकी सब मस्ती के मूड में थे। जो साथ में निकलकर हम सब वहीं कुछ दूर पर मौजूद एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच गए। वहां गेट पर ही बड़ा सा डकी मोमो हमें देखकर हाय बोल रहा था। मैं और सेजल दौड़ते हुए जाकर उसके गले लग गए। तनु प्लीज हमारी एक पिक्चर लो ना इसके साथ, मैंने उसे फिर से गले लगाते हुए कहा। तनु ने फौरन मेरी एक पिक ले ली। इस बार मैंने उसे किस करते हुए उसे एक और पिक लेने को कहा, मगर तब तक झल्लाते हुए अमर सर ने मुझे पकड़कर उससे दूर खींच लिया। अमर, अनाया वो कोई रियल का डकी मोमो नहीं है, एक जीता जागता आदमी है उसके अंदर। किस क्यों कर रही हो उसे? तो क्या हुआ, वो कितना क्यूट भी तो है। मैंने वापस हाथ छुड़ाकर उसके पास जाने की कोशिश करते हुए कहा। अमर सख्ती से, कोई जरूरत नहीं है वापस उसके पास जाने की, यहाँ अंदर और भी अच्छे देखने लायक चीजें होंगी। आई एम श्योर, कहकर वो लगभग घसीटते हुए मुझे अंदर ले जाने लगे। पीछे से तनु, समर और सेजल के हंसने की आवाज आ रही थी। तनु हंसते हुए, भाई अब बाल विवाह किया है तो उसके साइड इफेक्ट्स तो झेलने ही पड़ेंगे। अमर सर ने एक बार गुस्से में भरकर तनु को देखा और मुझे खींचते हुए आगे चले गए। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कितनी कोशिश की, मगर सब बेकार। नो डाउट आज उनके अंदर का जल्लाद फिर से जाग गया था। मतलब हद है, डकी मोमो से भी जलन होती है उनको। थोड़ी देर इधर उधर बोरियत से घूमने के बाद आखिरकार मेरी नजर फेरिस व्हील्स पर जाकर रुक गई। मुझे उस पर जाना है, मैंने खुशी से उछलते हुए कहा। बाकी सबका ध्यान भी उधर चला गया। समर, ओके प्रिंसेस, मैं भी चलूंगा। तनु, मैं भी। सेजल, हाँ मैं भी। अमर, कोई नहीं जाएगा। और अनाया, तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगी, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यार कसम से इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी मुझे डाउट होने लगता है ये मेरे हस्बैंड है या मेरे पापा। आई मीन इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? मुझे क्या एकदम से छोटी बच्ची समझ रखा है उन्होंने? आप सीधे क्यों नहीं कहते आपको हाइट से डर लगता है? एक काम कीजिए, आप नीचे ही रुकिए। वैसे भी अब आपकी उम्र नहीं रही फेरिस व्हील्स पर जाने की। हम सब बस 10 मिनट में आ जाएंगे, मैंने उनको एक स्माइल देते हुए कहा। मेरी बात सुनते ही तनु तो एकदम से पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने थम्स अप करते हुए कहा, वेल सेड अनाया, आई एम एग्री विथ यू। अमर सर ने चिढ़ते हुए हम सबको देखा, मगर सबके सामने उनकी एक अकेले की नहीं चली और हम सब फेरिस व्हील्स पर जा बैठे। मजबूरी में उनको भी हमारे साथ आना पड़ा। मैं समर और सेजल के साथ बैठ गई। पीछे से आने के कारण वो मेरे ठीक सामने बैठे थे। उन्होंने कहा भी कि मैं उनके साथ बैठ जाऊं, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे व्हील घूमना शुरू हुआ मुझे चक्कर आने लगे। शायद दिन भर की थकान का असर था। आखिर में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुझे वोमिटिंग शुरू हो गई और सबके सब अमर सर के पैर पर। हम सब ज्यादा देर ऊपर नहीं रुके और जल्दी ही नीचे आ गए। समर ने मुझे कंफर्ट कराने की कोशिश की और पानी पिलाया। अमर थोड़े गुस्से से, मेरी कोई बात तो तुम्हें सुनना ही नहीं होती है, हमेशा बस अपनी मनमानी करती होती हो। अब अगर घूमना हो गया तो अभी वापस होटल चलो। सब उनको गुस्से में देखकर इस बार किसी और की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अमर सर के शूज बर्बाद हो गए थे, वो उसे एक साइड बैठे साफ कर रहे थे। इसके बाद ज्यादा देर कोई भी बाहर नहीं रुका। मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं था कि मेरी तबीयत खराब हुई, बल्कि इस बात का ज्यादा अफसोस था कि अब वो बार बार इसी इंसिडेंट का जिक्र कर मुझसे हमेशा अपनी बात मनवाएंगे। अमर तुम ठीक हो? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया।
अमर तुम ठीक हो? मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। हम इस वक्त होटल के अपने कमरे में थे। अमर मेरा हाथ पकड़ते हुए, देखो अनाया, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा तुम पर गुस्सा करना चाहता हूँ या तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रोकता टोकता हूँ तो बस इसलिए क्योंकि मुझे फिक्र है तुम्हारी। सॉरी, मैंने मुंह लटकाए हुए कहा। अमर मुस्कुराते हुए, इट्स ओके, आगे से प्लीज ध्यान रखना, चलो अब सो जाओ। कहते हुए वो बेड के दूसरे छोर पर बैठ गए। मैं एकदम से छटपटा कर बेड से उठ गई। आप बेड पर सोएंगे? मैंने घबराते हुए पूछा। अमर कंफ्यूजन से, तो और कहाँ सोना चाहिए मुझे? तो मतलब आपने सुबह सबसे जो कहा वो सच था? मैंने लगभग रुआंसा होते हुए पूछा। अमर हैरान होते हुए, मैंने क्या कहा? मगर फिर अचानक से उन्हें जब वो सब याद आया तो वो जोर जोर से हंसने लगे। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैंने चिढ़कर उनको देखते हुए कहा। अमर, वेल आई डोंट वांट टू लूज माई प्रॉपर्टी सो अर्ली, सो जस्ट चिल। उनकी बात सुनकर मैं धीरे से बेड के दूसरे छोर पर बैठ गई। मगर फिर मैंने सब पिलो उठाकर बेड के बीच में एडजस्ट कर दी और उनको वार्निंग देते हुए कहा, वो आपकी साइड है और ये मेरी। खबरदार, जो मेरी साइड आने की कोशिश भी की आपने। अमर, रियली? अभी तक तो हर बार तुम खुद ही मेरे साइड आती रही हो। मैं आती हूँ? मैंने हैरानी से उनको देखा। अमर, एग्जैक्टली, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। पता नहीं रात को क्या क्या करोगी तुम मेरे साथ। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं क्यों उनके साथ कुछ करने लगी? ये तो सरासर इल्जाम लगा रहे थे मेरे ऊपर। गुस्से में मैंने पिलो उठाकर उनके ऊपर दे मारा। अमर बचने की कोशिश करते हुए, आउच, क्या कर रही हो? आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैंने झल्लाते हुए उन पर पिलो से एकदम अटैक कर दिया। कुछ देर तक तो वो बचने की कोशिश करते रहे, मगर फिर एकदम से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर गिरा दिया। मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। अमर एकदम से पास आकर मेरे हाथ से पिलो छीनते हुए, चोट लगी है हाथ में, मगर फिर भी अपने हाथों को तकलीफ देनी है तुम्हें, कहते हुए एकदम से उन्होंने मेरे माथे पर किस किया और मुझे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोले, अब सो जाओ, डोंट वरी, मैं नहीं आ रहा तुम्हारी साइड, तुम्हारा मूड हो तो आ सकती हो। मैंने गुस्से में उनको दूसरी तरफ धक्का दे दिया और करवट लेकर कसकर आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ से भी अभी उनके हंसने की आवाज आ रही थी। ये ट्रिप सच में कभी नहीं भूलने वाली थी। आखिर सब कुछ शामिल था इसमें, एक्शन, एडवेंचर, इमोशन और अब शायद थोड़ा थोड़ा रोमांस भी। नेक्स्ट डे समर और सेजल नेपाल के लिए निकल गए। करण, अभी और राहुल उनसे सीधे वहीं मिलने वाले थे। हम सभी अब वापस घर लौट आए। एग्जाम शुरू होने में अब बस 15 दिन रह गए थे। क्लासेस ऑफ हो चुकी थी। वैसे अच्छा ही हुआ, भले ही मैं अमर सर को कितना भी कोस लूं, मगर ये भी सच था कि उनके बिना अब शायद ही क्लासेस में मेरा मन लगता और फिर अब किसी और टीचर के साथ डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं थी। अपनी पढ़ाकू पंजाबी कुड़ी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर डाला और एकदम से जैसे बुक्स की अलमारी को ही अपना घर बना लिया था। मैं और समर अक्सर साथ में बैठकर ही पढ़ाई करते थे। अमर सर जब भी फ्री होते थे तो हम दोनों की हेल्प कर दिया करते थे। समर तो फिर भी स्टडी में काफी अच्छा था। कभी कभी मुझे हैरानी भी होती थी, अपनी परफॉर्मेंस और काम के साथ आखिर वो स्टडी को मैनेज कैसे कर लेता है। और मैं एक हूँ जिसके पास करने को कोई काम भी नहीं है, फिर भी बार बार फेल होती रहती हूँ। इस वजह से मुझ पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि रात को बेडरूम में भी वो मुझसे मैथ्स के फॉर्मूले ही डिस्कस करते थे। सही ही सोचा था मैंने, ये आदमी अपनी वाइफ को भी मैथ्स की ही क्लास देगा। यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम हिम। खैर, एग्जाम स्टार्ट हुए। एक के बाद एक सारे पेपर खत्म हो गए। कहते हैं स्टूडेंट का पेपर कैसा गया है ये उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता। बट आई स्वेयर, मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था मेरे पेपर कैसे गए हैं। हाँ, जूली और समझ जिस तरह बेफिक्र अंदाज में हर बार एग्जाम हॉल से बाहर आते थे, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो दोनों एक बार फिर अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे। ये देखकर मेरी टेंशन और बढ़ रही थी। हालांकि सब मिलकर मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे एग्जाम खत्म हुए और वो दिन भी आया जब रिजल्ट्स आने थे। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।